नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लोग सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट के बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कल हम लोगों ने जहाँ तक कंप्लीट किया था उसी के आगे की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले सीडीपी वाले प्रश्नों को, पेडागोजी के प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो चलिए शुरू करेंगे आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थियों को परीक्षा हेतु तैयार करना, विद्यार्थियों में सोचने की क्षमता को विकसित करना, रटाना, अनुशासन सिखाना। तो रटाना तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। आपको विद्यार्थियों को कभी भी रटाना नहीं है, उनको मुजवानी याद नहीं कराना है, बल्कि हमको क्या करना है, उनकी समझ को विकसित करना है, उनको समझने का मौका देना है। इस तरीके के माहौल को तैयार करना है कि उनके अंदर चिंतन क्षमता, सोचने की क्षमता का विकास हो सके। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो विद्यार्थियों में इस प्रकार के माहौल को उत्पन्न करना है कि वो सोचने की क्षमता उनमें विकसित हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रभावी शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षक के द्वारा अधिक बोलना, विद्यार्थियों के द्वारा सक्रिय भागीदारी, परीक्षा में अधिक अंक लाना, नोट्स तैयार करना। तो एक इफेक्टिव लर्निंग की अगर हम लोग बात करेंगे, प्रभावी शिक्षण की बात करेंगे, इफेक्टिव टीचिंग की बात करेंगे, इफेक्टिव लर्निंग की बात करेंगे, प्रभावी अधिगम शिक्षण की बात करेंगे, तो इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षक के द्वारा अधिक बोलना। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, विद्यार्थियों के द्वारा सक्रिय भागीदारी होना, परीक्षा में अधिक अंक लाना, नोट्स तैयार करना। तो आप कहोगे विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, विद्यार्थी जो है वो एक्टिव मोड में होना चाहिए। ठीक है, पूरे प्रोसेस में अगर हम लोग बात करेंगे, जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उस दौरान अगर हम लोग बात करेंगे, तो विद्यार्थी एक्टिव मोड में होना चाहिए, उसकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कौन सी शिक्षण विधि में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सर्वाधिक होती है? तो अगर हम लोग बात करें तो कौन सी टीचिंग प्रोसेस है, कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी एक्टिव मोड में सबसे अधिक रहता है? ठीक है, सर्वाधिक पूछ रहा है। ठीक है, कौन सी टीचिंग लर्निंग मेथड है, कौन सा शिक्षण जो है अधिगम विधि है जिसमें विद्यार्थी जो है उसकी सक्रिय भागीदारी सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है? तो व्याख्यान विधि है, चर्चा विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, मौखिक विधि है। कौन सी विधि हो जाएगी? आप कहोगे ऑप्शन संख्या बी है, चर्चा विधि। ठीक है, जहाँ पर छात्र को चर्चा करने का अवसर मिल रहा है, जहाँ पर छात्र को अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पर जो बालक है, जो छात्र है, जो शिक्षार्थी है, उसको चिंतन मनन करने का मौका मिल रहा है, अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पर उसको चर्चा करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, वो वहां पर बालक जो है वो सबसे सक्रिय भागीदारी वहां पर उसकी होगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर करेंगे, चर्चा विधि। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव सेटअप का अर्थ क्या होता है? केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा, केवल विशेष बच्चों की शिक्षा, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, कठिन बच्चों को अलग रखना। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जिस वाले ऑप्शन में भी आपको केवल देखने को मिले, वो वाला ऑप्शन सही नहीं होता है। सही होने की जो उसके चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये केवल है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पर भी बच्चों को अलग करने, अलग बैठाने, स्कूल से निकाल देने, प्रिंसिपल से शिकायत करने, उन्हें डांटने, मारने, पीटने, धमकाने वाला ऑप्शन कहीं पर होता है, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर कठिन बच्चों को अलग रखना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही विकल्प आपके पास बचेगा, क्या हो जाएगा? इंक्लूसिव जो सेटअप होता है, जो समावेशी शिक्षा होती है, उसमें सभी बच्चों को समान अवसर रखा दिया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो उनको समान अवसर प्रदान किया जाता है बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उन्हें समान अवसर प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शिक्षण का मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? केवल सत्र के अंत में, केवल प्रारंभ में, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, कभी नहीं। क्या हो जाएगा? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, केवल वाला ऑप्शन सही नहीं होता है। ठीक है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, तो केवल वाला जो है वो गलत कर दीजिए। तो आपके पास एक ही विकल्प बच रहा है, कौन सा? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। तो शिक्षण का जो मूल्यांकन है वो कब करना चाहिए? तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करना चाहिए, ताकि शिक्षक को पता चल सके कि वो सही ट्रैक पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, जो वो दिशा निर्देशन दे रहा है वो सही है या नहीं है, जो क्लासरूम में जो जो भी दिशा निर्देशन दे रहा है, जो भी
अपनी टीचिंग लर्निंग जो स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है वो बच्चे के परिप्रेक्ष्य में सही है या नहीं है, ठीक है, प्रभावी है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है, तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है? अंक देना, शिक्षण सुधारना, विफल घोषित करना, अनुशासन बढ़ाना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या हो जाएगा, क्या आंसर कहेंगे? तो आप कहेंगे शिक्षण सुधारना। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? शिक्षण सुधारना। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। समेकित मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का अर्थ क्या होता है? केवल परीक्षा से। फिर से देखो केवल आ गया, फिर से केवल आ गया, तो केवल वाला सही नहीं होगा। केवल परीक्षा से, केवल आंतरिक अंक से, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशल विकास से, केवल शिक्षक के कार्य से। केवल वाला जो ऑप्शन है इन सबको एलिमिनेट करते चलो तो आगे आ जाएगा। तो आपका एक ही विकल्प निकल करके सामने आएगा, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशल विकास से। ठीक है, समेकित मूल्यांकन का संबंध किससे है? क्या कहोगे? तो आप कहोगे संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशल विकास से। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का कार्य क्या बताएगा? सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया, फीडबैक का कार्य क्या है? भय पैदा करना, सुधार की दिशा दिखाना, सजा देना, रोकना। क्या हो जाएगा? सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया, फीडबैक। फीडबैक का अर्थ क्या होता है? जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उसके बदले आपको क्या होता है? फीडबैक मिलता है। ठीक है, फीडबैक मिलता है, आप फीडबैक देते हैं, तो उस फीडबैक का अर्थ क्या होता है? भय पैदा करना, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। सजा देना, नहीं ये भी नहीं होगा। रोकना, ये भी नहीं होगा। सुधार की दिशा दिखाना। ठीक है, जो आप कार्य कर रहे हो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए जो है फीडबैक मिलता है, और उससे पता चलता है कि आपको जो है अपने कार्य में को करने में किस हद तक सही है, ठीक है, या फिर कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। तो सुधार की दिशा दिखाना। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग का अर्थ क्या है? शिक्षक बोले और विद्यार्थी सुने, विद्यार्थी केवल लिखे, विद्यार्थी स्वयं भाग ले और सोचे, केवल रटना। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे, ठीक है, विद्यार्थी स्वयं भाग ले। ठीक है, एक्टिव लर्निंग वो होगी जहां पर विद्यार्थी क्या कर रहा है? विद्यार्थी स्वयं से भाग ले रहा है, स्वयं से पार्टिसिपेट कर रहा है, जहां पर उसको अवसर मिल रहा है, ठीक है, चीजों को करने का, करके सीखने का, ठीक है, चिंतन मनन करने का, ठीक है, एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का, जहां पर उसको मौका ले रहा है, मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो एक्टिव लर्निंग हो जाएगा, सक्रिय अधिगम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का संबंध है मौलिक सोच से, रटने से, नकल से, अनुशासन से। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का संबंध किससे है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे मौलिक सोच से। ठीक है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का संबंध किससे है? तो आप कहोगे मौलिक सोच से। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शिक्षक को विद्यार्थियों की विविधता को क्या करना चाहिए? आपको पता है आप इंक्लूसिव सेटअप में है। आपको अगर हम लोग बात करें, कोई शिक्षक है और वो समावेशी क्लासरूम में है, समावेशी शिक्षा है दे रहा है, इंक्लूसिव सेटअप में है, ठीक है, इंक्लूसिव सेटअप में है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए भाई? अगर कोई शिक्षक जो है तो वो समावेशी जो है, समावेशी क्लासरूम में है, इंक्लूसिव सेटअप में है, तो वहां पर उसको विविध विविध प्रकार के छात्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, विविध पृष्ठभूमि वाले छात्र आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है? जो आपको विविधता देखने को मिलेगी उसे चुनौती के रूप में समझना चाहिए, अवसर समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, या फिर समस्या समझना चाहिए। तो आप कहोगे इसे अवसर के रूप में समझना चाहिए कि आपको, ठीक है, इंक्लूसिव सेटअप में काम करने का मौका मिल रहा है, भिन्न जो है विविध विविध प्रकार के बच्चों को जानने का, उनसे बात करने का, उन्हें पढ़ाने का, और अपने उन बच्चों के अनुसार अपनी विविध विविध प्रकार की टीचिंग स्किल्स का इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। तो इसको आपको एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। प्रेरणा, मोटिवेशन का अर्थ क्या है? जबरन कार्य करवाना, कार्य के प्रति आंतरिक रुचि उत्पन्न करना, दंड देना, नियंत्रण रखना। क्या हो जाएगा? तो मोटिवेशन अगर हम लोग बात करेंगे तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन का अर्थ होता है किसी कार्य के प्रति क्या करना? आंतरिक रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को डराना, विषय की समझ जांचना, समय बिताना, अनुशासन बनाए रखना। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो शिक्षण के दौरान, टीचिंग के दौरान जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों से विविध विविध प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और इस प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? तो आप कहोगे विषय की समझ को जांचना। ठीक है, जो विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी में विषय को लेकर के कितनी समझ है, ठीक है, उसके उसके संदर्भ में, ठीक है, उस समझ को जांचने के संदर्भ में
उसका आकलन करने के संदर्भ में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? असफलता ज्ञात करना, प्रगति को समझना, तुलना करना, सजा देना। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो शिक्षक होता है वो छात्रों का मूल्यांकन भी करता है, और जो मूल्यांकन करता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो आप कहोगे छात्रों की प्रगति को समझना। ठीक है, छात्रों की प्रगति को समझना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है? आदेश देने वाला, सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी होता है, कठोर और दंडात्मक होता है, उदासीन होता है। तो एक अच्छा शिक्षक किस प्रकार होता है? तो आप कहोगे सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी होता है एक अच्छा शिक्षक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने का सबसे जो सर्वोत्तम तरीका है वो क्या है? कठोर दंड देना, शिक्षक का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, धमकाना, डराना। क्या हो जाएगा? तो बच्चों को कठोर दंड नहीं देना, उन्हें मारना पीटना नहीं है, उनको धमकाना नहीं है, उनको डराना नहीं है, उनके अंदर नकारात्मकता का भाव नहीं लाना है, ये सारे काम नहीं करने। ठीक है, अनुशासन बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि शिक्षकों के द्वारा बच्चों के सम्मुख अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सके। आपको पता है जो बच्चे होते हैं ना वो अपने से बड़ों का अनुकरण करते हैं, अब वो चाहे माता पिता हो, घर में कोई हो, आस पड़ोस वाले हो कोई हो, या फिर शिक्षक हो। तो बच्चे क्या करते हैं? तो अनुकरण करते हैं। तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि हम बच्चों के आगे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। अच्छे उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे उनका अनुकरण करेंगे, और जब उनका अनुकरण करेंगे तो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन सहज रूप से आपको देखने को मिलेगा। बच्चे में अधिगम की सबसे बड़ी बाधा क्या है? खराब वातावरण है, शिक्षक की उदासीनता है, प्रेरणा की कमी, या फिर उपरोक्त कभी। तो बच्चे में जो लर्निंग हो रही है, जो अधिगम हो रही है, उसमें बाधा आपको देखने को मिल रही है। तो उसका कारण क्या है? आप कहोगे खराब वातावरण। अगर उसको सही एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, सही इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसकी जो लर्निंग है, जो उसका अधिगम है, वो सही तरीके से नहीं होगा, और इसका सीधा असर उसके डेवलपमेंट पर, उसके विकास पर पड़ेगा। शिक्षक की उदासीनता। अगर शिक्षक उदासीन है, उसे छात्रों के आवश्यकताओं के विषय में नहीं जानकारी है, ठीक है, छात्रों की आवश्यकताओं के विषय में नहीं जानकारी है, तो फिर शिक्षक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा, और जब छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग जो है वो क्या होगी? इससे प्रभावित होगी। तो ये भी बिल्कुल है। और साथ ही साथ प्रेरणा की कमी। अगर छात्र अंदर से मोटिवेट नहीं है तो भी वो उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, लर्निंग के प्रति उदासीन हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, उपरोक्त सभी आप कहोगे उपरोक्त सभी चीजें हैं जो बालक के लर्निंग को, अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अधिगम का सबसे अच्छा परिणाम तब होता है जब विद्यार्थी उत्साहित हो और रुचिकर हो। ठीक है, उत्साहित और रुचिकर हो, शिक्षक केवल पढ़ाए, परीक्षा हो, दंड मिले। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे अधिगम का, लर्निंग का सबसे अच्छा परिणाम आपको तब निकल करके आएगा, तब आपको सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा जब विद्यार्थी क्या हो? उत्साहित हो, और विषय के प्रति, कंटेंट के प्रति रुचि जो है रुचि बनाए रखे हो। ठीक है, रुचिकर हो, जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग रुचिकर हो, और विद्यार्थी भी उसको पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए उत्साहित हो, तब अधिगम का सबसे अच्छा रिजल्ट निकल करके आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शिक्षक बच्चे की क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए, कथन किसका है? तो पियाजे हैं, फ्रोबेल है, मॉन्टेसरी है, ब्रूनर है। क्या आ जाएगा? तो जो शिक्षा है वो बच्चे की क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं। और ये कौन है? तो ये आप कहोगे मारिया मॉन्टेसरी है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की पक्षधर है। ठीक है, और ये बता रही है कि जो शिक्षा है वो बच्चे की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शिक्षक को शिक्षा में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का उपयोग क्यों करना चाहिए? अगर हम लोग बात करें, कोई शिक्षक है और उस शिक्षक को अपनी क्लासरूम में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल, आईसीटी का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? तो समय बिताने के लिए करना चाहिए, समय बिताने के लिए करना चाहिए, विद्यार्थियों को अधिक सक्रिय बनाने के लिए करना चाहिए, शिक्षकों को आराम देने के लिए करना चाहिए, या फिर परीक्षा आसान करने के लिए। तो आप क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे विद्यार्थियों में रुचि की भावना को बनाए रखने के लिए, उन्हें अधिक सक्रिय बनाने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें नई सूझ, नई तकनीक, नए विचार देने के लिए। ठीक है, कई सारे उद्देश्य हैं जिसकी वजह से शिक्षक अपने क्लासरूम में विद्यार्थियों के सामने आईसीटी का इस्तेमाल कर सकता है। ऑप्शन संख्या फिलहाल बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ब्लूम टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? अधिगम के उद्देश्यों के वर्गीकरण से, परीक्षा प्रणाली से, मूल्यांकन पद्धति से, शिक्षण सामग्री से। क्या हो जाएगा? तो ब्लूम टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करेंगे तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो संबंध है ये किससे है?
तो आप कहोगे अधिगम के उद्देश्यों के वर्गीकरण से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर दीजिएगा, अधिगम के उद्देश्यों के वर्गीकरण से। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ब्लूम के अधिगम क्षेत्र में कौन कौन से हैं, तो संज्ञानात्मक है, भावात्मक, क्रियात्मक है, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक है, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ब्लूम के अधिगम क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, सामाजिक है, मानसिक है, शारीरिक है, नैतिक है, आध्यात्मिक है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक है। ठीक है, ब्लूम के अधिगम क्षेत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपको हो गया संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शिक्षक को शिक्षण से पहले क्या करना चाहिए, छात्रों को अनुशासन में रखना चाहिए, विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान का पता लगाना चाहिए, परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, गृह कार्य देना चाहिए। तो एक शिक्षक को शिक्षण शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिक्षण शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, छात्रों को अनुशासन में रखे, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाए, परीक्षा की तैयारी करे या फिर गृह कार्य दे। क्या करना चाहिए, तो आप कहोगे विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को शिक्षण शुरू करने से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूर्व ज्ञान पर ही आधारित हो जाए, या फिर कहें पूर्व ज्ञान से जोड़ करके ही नए कौशल को, नई जानकारियों को बच्चों को सिखाएगा, बताएगा। तो सबसे पहले तो जरूरी होगा कि उसे पूर्व ज्ञान का पता हो कि बच्चे कहाँ तक जानकार हैं। ठीक है, बच्चों को कहाँ तक पता है, और फिर उसी से जोड़ करके नए कौशलों को, नए ज्ञान को उनको बच्चों को सिखाना है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बालक सबसे अच्छा सीखता है जब वह दबाव में होता है, जब उसे डराया जाता है, जब वातावरण सहयोगी हो, या फिर जब उसे दंड दिया है। तो मैंने आप लोगों को बताया, बच्चे को डराना नहीं है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, धमकाना नहीं है, उसे दबाव में नहीं रखना, उसे प्रेशर नहीं डालना है। क्या हो जाएगा, तो सबसे अच्छा जो सीखता है वो क्या हो जाएगा, जब वातावरण उसका सहयोगी है, जो इन्वायरमेंट है वो उसके अनुकूल हो। ठीक है, वहां पर जो लोग हैं वो उसको समझने वाले हो, ठीक है, उसको सहयोग करने वाले हो, उसका साथ देने वाले हो, तब बच्चा ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को सीख पाता है। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कक्षा प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका क्या है, अनुशासन के भय से, सहभागिता और समझ से, दंड से, या फिर शोर मचाने से। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको अपनी क्लास को मैनेज करना है, तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप क्या कहोगे, तो अनुशासन के भय से। तो भय नहीं दिखाना है, बच्चों में डर नहीं पैदा करना है, दंड नहीं देना है, शोर मचाने से तो हो नहीं सकता। क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सहभागिता और समझ से। ठीक है, आपको क्या करना है, तो क्लासरूम को मैनेज करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि सहभागिता हो और आपसी समझ हो। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, आदेशक नहीं होता, यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है, पारंपरिक है, ठीक है, पारंपरिक है, निर्माणवादी, व्यवहारवादी, स्मरणवादी। तो एक शिक्षक जो होता है वो आदेश देने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, बल्कि वो मार्गदर्शक होना चाहिए, बच्चों को मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को मार्ग दिखा दे और फिर बच्चों को स्वयं से करने दे, स्वयं से करके सीखने दे। तो ये किस शिक्षा दृष्टिकोण से संबंधित है, तो आप कहोगे निर्माणवादी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर करेंगे, निर्माणवादी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अंतर शिक्षण, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या है, एक जैसा शिक्षण सबको देना, विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण देना, कठिन विषय हटाना, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना। तो अंतर शिक्षण क्या होता है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। अंतर शिक्षण की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण देना। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर करेंगे, विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण देना। ठीक है, विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार जो है क्या किया जाए, तो शिक्षण दिया जाए। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मूल्यांकन को सुधारात्मक बनाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की कमजोरियां सुधारी जा सकें, असफलता बताई जा सके, रैंक दी जा सके, डर पैदा किया जा सके। क्या हो जाएगा भाई, तो मूल्यांकन को सुधारात्मक बनाना चाहिए ताकि, क्या हो जाएगा, मूल्यांकन को सुधारात्मक बनाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की कमजोरियां सुधारी जा सके, असफलता बताई जा सके, रैंक दी जा सके, या फिर डर पैदा किया जा सके। क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की जो कमजोरियां हैं उनको सुधारा जा सके। ठीक है, विद्यार्थी की जो कमजोरियां हैं उनको सुधारा जा सके। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या होता है, बच्चा आत्मनिर्भर होता है, शिक्षक पर निर्भर रहता है, डरता है, केवल रटता है। क्या हो जाएगा,
तो बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख लाभ ये है कि जो बच्चा है उसको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, वो आत्मनिर्भर बनता है। ठीक है, स्वयं में उसमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है, उसमें मौलिक विचारों का, ठीक है, विकास होता है, सृजनात्मकता के भाव आते हैं। ठीक है, वो विचार व्यक्त कर सकता है, चिंतन मनन कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बच्चा आत्मनिर्भर बनता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ड्रिल और प्रैक्टिस पद्धति किस अधिगम सिद्धांत से जुड़े हैं? व्यवहारवाद है, निर्माणवाद है, सामाजिक अधिगम है, संज्ञानात्मक। ड्रिल और प्रैक्टिस अगर हम लोग बात करें, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए, ड्रिल और प्रैक्टिस की अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, सभी लोग बताएंगे क्या आ जाएगा। तो ड्रिल और जो प्रैक्टिस पद्धति है ये किस सिद्धांत से जुड़ी हुई है, तो आप कहोगे निर्माणवादी। ठीक है, किससे, आप कहोगे निर्माणवादी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच के मतभेदों को अनदेखा करना चाहिए, संवाद और समझ से हल करना चाहिए, दंड देना चाहिए, प्रधानाचार्य के पास भेज देना चाहिए। क्या हो जाएगा, तो शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच मतभेदों को किस प्रकार सुलझाना चाहिए, तो आप कहोगे संवाद से, बातचीत करके और आपसी समझ से। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो संवाद और समझ से शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच के मतभेद को दूर करना चाहिए। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फीडबैक का उपयोग कब किया जाता है? शिक्षण के बाद सुधार हेतु, केवल परीक्षा में, केवल सत्रांत में, या फिर कभी नहीं। क्या हो जाएगा, तो फीडबैक का उपयोग कब किया जाता है? आप कहोगे शिक्षण के बाद सुधार हेतु। ठीक है, शिक्षण के बाद सुधार के लिए जो है फीडबैक का इस्तेमाल किया था। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बच्चों की सोच को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? खुले प्रश्न पूछने चाहिए, केवल उत्तर देना चाहिए, अनुशासन सिखाना चाहिए, या फिर रटवाना चाहिए। क्या हो जाएगा, तो बच्चों की सोच को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चों की सोच को विकसित करने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो शिक्षक को खुले प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सोचने विचारने, ठीक है, मंथन करने का मौका मिल सके। ठीक है, बच्चे क्या कर सकें, सोच सकें, विचार कर सकें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तर्क वितर्क कर सकें। ठीक है, तो खुले तरीके के प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शिक्षण में कहानी, खेल गतिविधियां उपयोगी हैं क्योंकि ये बच्चों को सक्रिय बनाती हैं, केवल मनोरंजन है, समय व्यर्थ करती हैं, फिर कठिन विषय हटाती हैं। तो शिक्षण में अगर हम लोग बात करेंगे, कहानी और खेल गतिविधियां महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बच्चों में सक्रियता बनाए रखती हैं। ठीक है, बच्चों में इंटरेस्ट बनाए रहती हैं, जो कंटेंट है उसको रुचिकर बनाए रखती हैं। ठीक है, बच्चों का ध्यान अपनी तरफ किए रहती हैं, बच्चों को सक्रिय मोड में रखती हैं, बच्चों को नींद नहीं आने पाती है, बोरिंग नहीं लगने पाता है। ठीक है, उनको उबासी नहीं आती है। तो क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा, ये बच्चों को सक्रिय बनाती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अभिप्रेरणा मोटिवेशन का कार्य क्या है? बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को रोकना, परीक्षा से डराना, सजा देना। क्या आ जाएगा, तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन जो होता है, अभिप्रेरणा जो होता है, ये प्रेरित करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर करोगे, बच्चों को अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। शिक्षक को छात्रों की असफलता को अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए, छात्रों की गलती कहना चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए, परीक्षा बोर्ड को दोष देना चाहिए। बताइएगा क्या जाएगा, तो अगर छात्र जो है वो असफल हो रहे हैं, ठीक है, अगर छात्र असफल हो रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसे अपनी जिम्मेदारी मानना चाहिए, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी थी, वो उस शिक्षक की जिम्मेदारी थी कि वह बच्चों को क्या करे, वो बच्चों को पढ़ाए लिखाए। शिक्षण की जिम्मेदारी जो है वो शिक्षक के पास है, और ऐसे में अगर कोई छात्र फेल हो रहा है या फिर वो असफल हो रहा है, तो ऐसे में पूरी की पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की बनती है और उसे अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अच्छा शिक्षण तभी संभव है जब शिक्षक विद्यार्थियों की जरूरतों को समझे, शिक्षक केवल पढ़ाए, किताबें रटवाए, अनुशासन रखे। क्या हो जाएगा, तो अच्छा शिक्षण तो तभी संभव है जब एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझेगा, कि विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को किसकी आवश्यकता है, किस प्रकार की टीचिंग लर्निंग स्टाइल्स का, किस तरीके के टीएलएम का, किस तरीके के स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, किस चीज़ की उनको ज़रूरत है। जब शिक्षक उन विद्यार्थियों की ज़रूरतों को समझेगा तो उन्हीं के अनुसार फिर वो क्या करेगा, शिक्षण अधिगम शैलियों का इस्तेमाल करेगा, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करेगा, और तब जा करके एक अच्छा इफेक्टिव टीचिंग माहौल जो है वो बन पाएगा, क्रिएट हो पाएगा। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक को किस भूमिका में रहना चाहिए? गाइड, मार्गदर्शक के, अनुशासन अधिकारी के, न्यायाधीश के, पर्यवेक्षक के। क्या हो जाएगा, तो एक शिक्षक को हमेशा, ठीक है, छात्रों के साथ गाइड की या फिर कहें मार्गदर्शक की भूमिका में रहना चाहिए, बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए और बच्चों को स्वयं से करके सीखने का
अवसर देना चाहिए, इस तरीके का माहौल देना चाहिए ताकि बच्चे खुद से स्वयं से चीजों को करके सीख सकें। शिक्षक को उनके मार्गदर्शक के रूप में उनके साथ साथ रहना चाहिए ताकि कोई घटना दुर्घटना ना होने पाए। ठीक है, बाकी बच्चों को इतना अवसर देना चाहिए कि वो खुद से चीजों को करके सीख सकें, नए अनुभवों तक, नए ज्ञान तक पहुंच सकें। तो ऑप्शन संख्या ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कक्षा में संवाद का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक का एकाक्लाप, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, अनुशासन, समय बिताना। क्या हो जाएगा? तो छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवाद कराया जाता है, वाद विवाद कराया जाता है, चर्चा कराई जाती है ताकि छात्र जो है उसमें अपनी सक्रिय साझेदारी प्रस्तुत कर सके। तो छात्रों की सक्रिय भागीदारी के उद्देश्य से संवाद आयोजित कराया जाता है। आगे बढ़ेंगे। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया या कथन किस दृष्टिकोण से संबंधित है? निर्माणवादी है, व्यवहारवादी है, पारंपरिक है, स्मरणवादी है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो सीखना आजीवन प्रक्रिया या कथन किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो आप कहोगे निर्माणवादी। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निर्माणवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने सीडीपी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को डिस्कस किया है जो कि आपके सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, जो प्रश्न है वो आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी भी जुड़ सके, उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल हो सके। और चैनल पर पहली बार है तो आपसे निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।